मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर, आज आपको बीए सेकेंड ईयर में सेकंड पेपर में फैक्टर्स डिटर्मिनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया या भारत में कृषि उत्पादकता के निर्धारक घटक क्या हैं, इस ब्रॉड टॉपिक के ऊपर आज अपन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और इसकी लगभग 2/3 जनसंख्या की समृद्धि एवं खुशहाली प्रत्यक्ष रूप से कृषि के विकास एवं विस्तार से जुड़ी हुई है। अब हम देखें कि भारत में कृषि पड़तें या इनपुट्स क्या हैं। तो पहला है सिंचाई के साधन और उनका विकास। दूसरा है उर्वरकों की पूर्ति एवं उपयोग। तीसरा, पौध संरक्षण एवं कीटनाशक दवाइयाँ। चौथा, कृषि अनुसंधान एवं शोध रिसर्च। पांचवा, अधिक उपज देने वाली फसलें। छठा, भू संरक्षण। सातवां, कृषि में मैकेनाइजेशन या यंत्रीकरण। आठवां, कृषि वित्त व्यवस्थाएं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन कौन से इनपुट्स जो हैं वो एग्रीकल्चरल इनपुट्स क्या हैं। पहला है सिंचाई के साधन और उनका विकास, इरिगेशन रिसोर्सेज एंड देयर डेवलपमेंट। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता मानसूनी जलवायु तथा विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए सिंचाई की जरूरतों के कारण भारत में सिंचाई साधनों का इम्पोर्टेंस है। सिंचाई के अभाव में भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा के हाथ में एक जुआ है। अगर हम एग्रीकल्चर में इरिगेशन रिसोर्सेज को डेवलप ना करें तो जो है एग्रीकल्चर मानसूनी वर्षा का एक जुआ है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में सिंचाई ही सब कुछ है, पानी सोने से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि जब भूमि पर पानी पड़ता है तो उसकी उर्वरकता 6 से 8 गुना बढ़ जाती है। बंजर भूमि भी कृषि के काम आने लगती है, जबकि पानी के अभाव में भूमि कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। ऐसा जो है चार्ल्स ट्रेवेलियन के शब्दों में कही गई बात है, सिंचाई भारतीय कृषि के लिए जीवनदाता रक्त है। सिंचाई की आवश्यकता एवं महत्व को हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत और स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है, भारतीय कृषि मानसून का एक जुआ है। वर्षा अनिश्चित रहती है, कभी समय के बाद व कभी समय के पहले ही वर्षा खत्म हो जाने पर फसलों को सिंचाई की जरूरत पड़ती है। दूसरा, असमान वर्षा। भारत में सभी भागों में वर्षा का वितरण समान नहीं है। कुछ भागों में वर्षा 500 इंच तक होती है, तो राजस्थान में रेगिस्तानी भागों में वर्षा का औसत 5 इंच ही है। अतः कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था नितांत आवश्यक है। तीसरा, मानसूनी वर्षा एवं रबी की फसल। खरीफ की फसलें तो मानसूनी वर्षा से उत्पन्न कर ली जाती है, पर मानसूनी वर्षा तो केवल जून से अक्टूबर तक ही होती है। बाकी समय में रबी की फसलें, गेहूं, जौ, चना, सर्दी की फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अधिक जल चाहने वाले विशेष फसलें जैसे गन्ना, चावल, जूट, कपास आदि को उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है तथा उनके लिए साल में निरंतर पानी की जरूरत केवल सिंचाई द्वारा ही संभव हो सकती है। पांचवा बिंदु है, कृषि विकास एवं अकालों से मुक्ति के लिए भी सिंचाई साधनों की पर्याप्त व्यवस्था होना जरूरी है। भारत में कृषि उपज की निरंतर बढ़ती हुई मांग के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि, उत्तम बीजों, खाद तथा वैज्ञानिक उपकरणों के उत्तरोत्तर बढ़ते प्रयोग के लिए सिंचाई की सुविधाएं होना जरूरी है। बिना सिंचाई की सुविधाओं के लिए एग्रीकल्चर जो है संभव नहीं है। छठा बिंदु है, कृषि नियोजन की सफलता भी सिंचाई साधनों की पूर्ति पर निर्भर करती है, क्योंकि सिंचाई के अभाव में कृषि उपज के निर्धारित लक्ष्य केवल कागजी योजनाएं बनकर रह जाती हैं। कृषि क्षेत्र में विस्तार। भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण
अधिक कृषि उपज के लिए कृषि क्षेत्र का विस्तार सिंचाई साधनों के विकास में ही निहित है। हमें जैसा मालूम है कि हमारी पॉपुलेशन जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती है, तो उस पॉपुलेशन की फूड से रिलेटेड ज़रूरत को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर का समुचित विकास होना जरूरी है। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं के द्वारा बहुत सी पड़त भूमि को कृषि के योग्य बनाया गया है। बंजर भूमि को सिंचाई द्वारा कृषि योग्य बना दिया जाता है। इससे भूमि पर जनसंख्या के भार में कमी होगी। बेकारी एवं अर्धबेकारी की समस्या का हल। सिंचाई के विकास से जहां एक और अधिक भूमि पर खेती का विस्तार होने से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा, वहां सिंचाई के लिए नहरें, कुआं खोदने या अन्य कार्यों में रोजगार मिलेगा। नवा बिंदु है औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति एवं औद्योगिक विकास के लिए भी सिंचाई साधनों की आवश्यकता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास चाहिए, जूट उद्योग के लिए जूट, खाद्यान्न तेल उद्योग के लिए तिलहन और चीनी उद्योग के लिए गन्ना आदि की पूर्ति सिंचाई पर निर्भर करती है। 10वां बिंदु है सरकारी आय वृद्धि के लिए भी सिंचाई जरूरी होती है। सिंचाई से जहां सरकार को आय प्राप्त होती है, वहां उत्पादन वृद्धि से भी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में सरकार को करों आदि से अधिक आय होती है। तो ये बिंदु हमने देखे जो इस बात को हाईलाइट करते हैं कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता और महत्व क्या है। अब हम देखें कि भारत में सिंचाई की संभावनाएं या पोटेंशियलिटीज क्या है। भारत में कुल भूतल जल संसाधन 1680 से 1881 अरब घन मीटर तथा भूमिगत जल साधन क्षमता 870 अरब घन मीटर है। इस प्रकार जल साधनों की कुल क्षमता 2751 अरब घन मीटर है, जिसमें से केवल 800 अरब घन मीटर अर्थात 30% का ही उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। 1950 तक देश में 95 अरब घन मीटर का प्रयोग सिंचाई के लिए होता था, जो कुल जनसाधनों का 5.6% था तथा उपयोग योग्य जल साधनों का 17% था। तो हम देख सकते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने सिंचाई के साधनों का विकास किया है विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में। देश में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई साधनों के विकास प्रयत्नों के फलस्वरूप 1970 तक 222 अरब घन मीटर का प्रयोग होने लगा, जो प्रयोग योग्य साधन का केवल 39% भाग था। चतुर्थ योजना के अंत तक प्रयोग योग्य जल के 45% भाग को सिंचाई के लिए प्रयुक्त करने का अनुमान है। अब देखें भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या हैं। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों को अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला कुआं, दूसरा तालाब, तीसरा नहरें और चौथा अन्य स्रोत। 1990-91 में कुल सिंचित क्षेत्र 4.74 करोड़ हेक्टेयर था। उसमें से 1.7 करोड़ हेक्टेयर नहरों से और 2.4 करोड़ हेक्टेयर कुओं से सिंचित था। शेष में तालाब व अन्य स्रोतों से सिंचाई होती थी। एक दूसरे एस्टीमेट के अनुसार भारत के सिंचित क्षेत्रों में 45% भाग नहरों से, 42% भाग कुओं से, 9% भाग तालाब से तथा 4% भाग की अन्य स्रोतों से सिंचाई होती है। तो सबसे ज़्यादा हमने देखा कि नहरों से सिंचाई सिंचित क्षेत्र जो है वो 45% है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। कुएं। भारत के प्राय सभी भागों में 170 लाख कुएं सिंचाई के प्रमुख साधन हैं और कुओं से लगभग 3.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है, जो कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 42% भाग है। कुएं कच्चे, पक्के व ट्यूबवेल हो सकते हैं। कुओं से सिंचाई करने में जहां पहले परंपरागत रैट आदि का प्रयोग होता था, पंप सेटों का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। छठी योजना में 9.6 लाख कुएं और 13 लाख निजी नलकूप खोदे गए। दूसरा साधन जो है वो टैंक है। भारत के उन भागों में जहां जमीन पथरीली है और कुएं खोदना संभव नहीं है, वहां तालाबों के पानी से सिंचाई की जाती है। भारत में तालाबों से सिंचाई के प्रमुख क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और मैसूर हैं। नहरें। भारत में सिंचाई का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत नहरें हैं। ब्रिटिश काल से ही नहरों के विकास पर जोर दिया गया है। नहरें 3 तरह की है।
नित्यवाही नहरें या जिसे पेरेनियल कैनल्स कहते हैं, जिसमें निरंतर साल भर नियमित रूप से पानी मिलता रहता है। जो नदियां बर्फीली चोटियों से निकलती है उनमें बर्फ के पिघलने से पानी स्वतः प्रचुर मात्रा में मिलता है। अतः गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, रावी और व्यास नदियों से निकलने वाली नहरें नित्यवाही नहरें हैं। कहने का मतलब है ये नदियां ऐसी है जो साल भर चलती है, तो इनसे जो है वो पानी जो है अवेलेबल साल भर रहता है। दूसरा, मौसमी या बाढ़ी नहरें हैं। ये वे नहरें हैं जिसमें वर्षा ऋतु की बाढ़ के समय पानी आता है। दक्षिण भारत में नदियों से निकलने वाली नहरें इसी श्रेणी में आती है। अब देखें, भारत में 1950-51 में नहरों से केवल 83 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी, जो कुल सिंचित क्षेत्र का 38% भाग था। किंतु योजनाबद्ध विकास के अंतर्गत देश में बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं के कारण 1984-85 में नहरों से सिंचित क्षेत्र 2.6 करोड़ हेक्टेयर था, जो कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 46.5% भाग है। 1999-2000 में नहरों से सिंचित क्षेत्र लगभग 3.5 करोड़ हेक्टेयर होने का एस्टीमेट था। भारत में प्राय सभी भागों में नहरों से सिंचाई की जाने लगी है। नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र का अधिकांश भाग पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र है। अन्य सोर्स या अदर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के अलावा में पहाड़ी नदी नालों पर बांध बनाकर या उनकी पानी को रहट आदि से खेतों में पहुंचाया जाता है। तो यहीं तक आज हम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।